हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अब मैं लेकर के आ रहा हूँ आपकी ज्योमेट्री की थर्ड सीरीज। इसमें सारे ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे। लाइंस एंड एंगल्स कवर कर चुके हैं, टाइप ऑफ एंगल्स कवर कर चुके हैं। आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज, और ट्रायंगल के जितने भी ज्योमेट्री के कंसेप्ट है वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। एंड इसके बाद स्टूडेंट डाउट्स की जो नेक्स्ट सीरीज चलेगी उसमें मैं लेके आऊंगा एलिमिनेशन मेथड, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एंड देन आपके 10th के दो क्वेरीज मेरे पास आई, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल्स चैप्टर। तो इसी बेसिस पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं बच्चा। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ये दो छोटी सी प्रॉपर्टीज है कि ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल and all the angles are equal, all the angles are equal and of 60 डिग्री। तीनों एंगल्स हमारे 60 डिग्री के होते हैं। अभी जब आगे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये तीनों एंगल 60 डिग्री के क्यों आ रहे हैं। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल whose all 3 sides are equal and all corner angles are of 60 डिग्री and are equal। ऑब्वियस है 60 डिग्री है तीनों, तो तीनों इक्वल होंगे। देन बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आउट ऑफ 3 साइड्स कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल हो, कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल हो तो वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन स्केलिन ट्रायंगल, ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तीनों साइड्स जिस ट्रायंगल की डिफरेंट हो, यानी कि डिफरेंट से मतलब क्या है मेरा यहां पर, जिनकी लेंथ अलग अलग हो, like say 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो जिसकी तीनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट हो, दैट इज नोन एज स्केलिन ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी 3 ट्रायंगल्स होते हैं। कौन से, आइए देखते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स बेटा 3 टाइप के एंगल्स होते हैं। अगेन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो बेटा इसमें ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहां पर लिख भी दिया है, ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। देन सेकंड नंबर पे बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। जैसे यहां पर हमारा एंगल बी कितना है, 90 डिग्री का। एंड द अदर 2 एंगल्स कैन ओनली बी एक्यूट, एक्यूट एंगल्स। लाल रंग से लिखा है मतलब खतरा, ये गलती बिल्कुल मत करना बच्चा आप लोग कि ये जो रिमेनिंग 2 एंगल्स बचे हैं, जब ट्रिकी क्वेश्चंस या एमसीक्यू आते हैं तो गलती कर लेते हो। ना ही ये ऑब्ट्यूज होंगे और ना ही इन दोनों में से कोई एक एंगल भी राइट एंगल हो सकता है। ये दोनों एंगल्स मेरे क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स ही होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी के दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये अच्छे से माइंड में डाल लो अपने। आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका एक एंगल 120 डिग्री, यानी कि ये तो मैंने लिखा है 120 डिग्री मींस 90 डिग्री से बड़ा हो। एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्वियस है बच्चा कि रिमेनिंग 2 एंगल्स जो आपके बच रहे हैं वो आपके एक्यूट एंगल्स ही होंगे। जब 90 डिग्री के केस में बचे हुए दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स थे, यानी कि 90 डिग्री से कम थे, तो ऑब्वियस है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो बाकी के दोनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 टाइप ऑफ एंगल्स कर लिए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स 3 टाइप के हमने यहां पर एंगल्स कर लिए। अब एंगल्स की जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी बेटा, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि हमारे एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा,
180 डिग्री। और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बेटा कि आपको कोई दो एंगल्स की वैल्यू गिवन होगी और आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करने को कहेंगे। तो आप थर्ड एंगल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो कि 70 प्लस 50 120 एंड तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 180 में से आप 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको थर्ड एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री। क्या कहना चाहता हूं बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू है बेटा 50 डिग्री, प्लस में एंगल बी की वैल्यू है 70 डिग्री, प्लस में एंगल सी हमें निकालना है 180 डिग्री। तो 50 प्लस 70 120 डिग्री, प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और फिर एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग की वीडियो भी डाली हुई है बच्चों। एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? अब बच्चा आपको लगेगा कि सर आपने हमें एंगल्स में सिखाया था कि एंगल, पूरा एंगल लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं BAC ABC। अब आपने यहाँ पर सिंगल सिंगल एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी लिख दिया। तो बेटा इसको ध्यान से समझ लो, ये शायद लास्ट वीडियो में रह गया कि बेटा जब एक वर्टेक्स से सिर्फ एक ही एंगल पास आउट हो रहा हो यानी कि एक ही एंगल बन रहा हो तो हम उसको सिंगल अल्फाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं। थोड़ा सा डायग्राम से समझे कि जैसे मान लो बेटा मैंने यहां पर ट्राइंगल बनाया ABC, ठीक है। अब इस वाले एंगल को मैं एंगल A लिख सकता हूं क्योंकि इस वर्टेक्स पे सिर्फ सिंगल एंगल बन रहा है। और लिखने को आप इसको एंगल BAC भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर करेक्ट। एंगल A भी लिख सकते हो, एंगल BAC भी लिख सकते हो। तो सर वो कौन सा केस है जहां पर हम सिर्फ एंगल A नहीं लिख सकते? बेटा अगर मैं एंगल A से कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां पर लिख दूं D, तो अब आप देखोगे कि ये एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब अगर आप सिर्फ एंगल A लिखते हो तो आप बताओ कि ये एंगल A की जो बात हो रही है क्या ये एंगल BAD की बात हो रही है या फिर ये एंगल CAD की बात हो रही है? अगर मैं सिर्फ एंगल A लिख दूं तो पढ़ने वाले को कैसे समझ में आएगा कि एंगल A कौन से वाला, ये BAD इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन या दूसरा पोर्शन CAD, ठीक है। तो यानी कि अब इस वर्टेक्स पे दो एंगल क्रिएट हो गए। तो जब भी और एक तीसरा एंगल भी क्रिएट हो रहा है पूरा BAD, तो ये पूरा BAC BAD एंड CAD तीन एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे में हम एंगल A नहीं लिख सकते, यहां पर सिर्फ सिंगल एंगल था, सिंगल अल्फाबेट था A, तो इसलिए हम उसको एंगल A लिख सकते हैं। सिंगल अल्फाबेट एंगल B, सिंगल अल्फाबेट एंगल C। आई होप ये बात क्लियर होगी बच्चों आपको। आते हैं वापस से कंसेप्ट पे। तो ये क्लियर है एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है कि जब भी आपको दो एंगल्स गिवन हो, थर्ड एंगल मिसिंग हो, तो आप अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से थर्ड एंगल निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की भी अपनी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड दूसरी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आओ इसको डिटेल में समझे। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को समझे बेटा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी बताया कि वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, जब भी ऐसे आपको पूरी एक लाइन पे ऐसे कट नजर आए कि दो लाइंस पे, दैट मींस कि AB एंड AC ये दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है, यानी कि इनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है बच्चा। अब एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल मींस AB साइड के ऑपोजिट, इस पूरी साइड के ऑपोजिट आप देखोगे तो कौन सा एंगल आएगा, इधर ऑपोजिट क्या होता है ये, तो ये वाला एंगल, और ये इक्वल साइड थी दूसरी, इस इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इसको समझे कि मैं बोलूं हेयर AB, ठीक है, लाइन AB इज इक्वल टू लाइन AC,
ठीक है, लाइन ए बी इज इक्वल टू लाइन ए सी। सो एज पर द प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है वो हमारा इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि ए बी के ऑपोजिट एंगल है सी एंड ए सी के ऑपोजिट एंगल है बी। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होंगे, इस इक्वल साइड के इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके इक्वल जो साइड है ए सी उसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। आई होप क्लियर है बच्चा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे ट्रिकी बनते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों का मिक्स यूज करना है। कि सपोज आपको बोल दिया जाए कि इस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री और आपको बोल दिया जाए कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हमें पता है कि इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल एंड इस वाली साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल। तो अब इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या है, इक्वल, सेम है ये दोनों एंगल्स। तो यानी कि ये वाले एंगल को भी हमने एक बार x मान लिया और ये भी x मान लिया कि क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे कैसे, 60 प्लस x इक्वल्स टू तीनों एंगल्स का सम। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या बताया, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब यहां पर 60 x प्लस x बच्चा 2x। ठीक है, जिसको ये समझना है बच्चा, मैंने इसके ऊपर भी बेसिक ऑफ मैथ्स में वहां पर वीडियो डाली हुई है, तो वहां जाकर देख लो। ये 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 60 ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा तो 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल टू 120 एंड देन x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2। मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज हुआ और आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का भी यूज हुआ। तो आई होप पहली प्रॉपर्टी क्लियर है आपको बच्चा। अब समझते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी भी बेटा ऊपर वाली प्रॉपर्टी की जस्ट ऑपोजिट है। अब यहां पर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स लिखा था और सेकंड प्रॉपर्टी में कह रहे हैं साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्या मतलब है कहने का कि अब अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए बच्चा कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यानी कि इस एंगल की वैल्यू भी 50 डिग्री है और इस एंगल की वैल्यू भी 50 डिग्री है, तो वो कह रहे हैं साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब इस एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली ए बी, और इस वाले एंगल की, क्योंकि इसका इक्वल है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली बी सी। तो हम क्या बोलेंगे कि बी सी और बी ए हमारी इक्वल साइड्स हो जाएंगी। कब, जब हमें एक ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल्स गिवन हो। किस प्रॉपर्टी की हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे कि हेयर क्या बोलेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, एंगल ए अगर एंगल सी के इक्वल है तो ए के ऑपोजिट साइड हो गई बी सी। ठीक है, बी सी एंड एंगल सी के ऑपोजिट साइड हो गई बेटा ए बी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देन ये एक तरीके से आंसर, ये कंडीशन हो गई, ये आंसर हो गया, देन बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। और डायग्राम से समझो बेटा, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी और यहाँ पर बी सी साइड को मैंने एक्सटेंड करके पॉइंट डी तक लिख दिया। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्रिएट हो रहा है एक्सटीरियर एंगल, और इसकी नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, एंगल ए सी डी। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, एंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। और मैंने क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल इज का मतलब इक्वल टू आ गया बेटा, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि दो एंगल्स की बात हो रही है कि दो एंगल्स का सम, कौन से, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स।
तो इस एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एक एंगल, दो एंगल और तीसरा एंगल ये। बट बेटा ये वाला एंगल तो एडजेसेंट हो जाएगा इस एंगल के, राइट। तो एडजेसेंट एंगल नहीं लेना, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट देखो कौन से दो वर्टेक्स है, यानी कि कौन से दो कॉर्नर है, एक ये वाला, इसके ऑपोजिट ये दोनों, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये दोनों होंगे। तो इन दोनों का सम इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के। तो 70 प्लस 40 यानी कि हमारा बाहर वाला एंगल आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस वाले एंगल को अब हम सिर्फ एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि अकेला एंगल है वर्टेक्स पे, यहां पर भी अकेला एंगल है, तो हम इसको एंगल बी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि एंगल ए सी डी इक्वल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी हम करेंगे तो हमें यहां पर वैल्यू मिल जाएगी 110 डिग्री। एक और फिगर देखते हैं बेटा, यहां पर अब मैंने ऊपर की तरफ एक्सटीरियर एंगल बनाया, आप देख रहे हो यहां तक हमारा ट्राइंगल है वाई पी जेड, ये हमारा ट्राइंगल है। मैंने जेड वाई को ऐसे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके यहां पर नेमिंग कर दी एक्स। तो हमारा ये एक्स वाई पी कौन सा एंगल बेटा, एंगल एक्स वाई पी, ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। और अब इसके ऑपोजिट आप देखो कौन कौन से हुए, एक ये वाला, इसके ऑपोजिट और एक ये वाला, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ऑपोजिट एंगल्स हो गए इस एक्सटीरियर एंगल के। तो इन दोनों का सम यानी कि एंगल Z प्लस एंगल P, इन दोनों का सम। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि ये मेरा 70 डिग्री है और ये मेरा 45 डिग्री है, तो दोनों का सम करें 70 प्लस 45, तो ये बाहर वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री। इतनी बात क्लियर। थर्ड फिगर देखते हैं, अब खुद से ट्राई करो बच्चा कि ये मैंने एक्सटीरियर एंगल बनाया कौन सा, PQS, एंगल PQS हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया बेटा। अब सोचो कि इस PQS के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। पॉज लो, वीडियो पॉज करो और खुद से सोचो, मेरे बताने से पहले सोचो कि क्या अब आप सोच पा रहे हो एंगल PQS के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे बेटा। इस वर्टेक्स के ऑपोजिट कौन सा आएगा, एक ये और एक ये, तो यानी कि QPR एंड QRP, ये दोनों होंगे मेरे ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल P भी लिख सकते हैं, अकेला एंगल है वर्टेक्स पे, प्लस एंगल R। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर हमारा ये एंगल 40 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो बताओ हमारे PQS की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको सॉल्व करना है। एंड एक और फिगर देखते हैं कि इस पे ट्विस्टेड क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं बेटा। इतना तो समझ आ गया कि एक्सटीरियर एंगल, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एक ये वाला एंगल एंड एक ये वाला एंगल। तो सपोज मैंने अगर इस वाले एंगल की वैल्यू दे दी 130 डिग्री, ठीक है, इस वाले एंगल की वैल्यू दे दी 50 डिग्री, और अब हमें एंगल N की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल दैट इज एंगल NOP इक्वल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, यानी कि एंगल M प्लस एंगल N, एंगल M एंड एंगल N। तो बच्चा हमें एंगल M की वैल्यू आप देखो 50 डिग्री दे रखी है, प्लस हमें एंगल N की वैल्यू निकालनी है, उसको एज इट इज लिख दो, और हमें एंगल NOP की वैल्यू 130 डिग्री दे रखी है। बेटा दोबारा समझा रहा हूं, मेरा मोटो ही यही है कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो, हर छोटी छोटी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि सर यहाँ पे आपने सिंगल एंगल लिखा, यहाँ पर आपने NOP लिखा। अगेन बेटा O वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हैं, एक NOM इधर वाला एंगल और एक NOP, इसलिए मैं इस वाले एंगल को सिर्फ एंगल O नहीं लिख सकता। आई होप अब क्लियर हो रहा है आप बच्चों को ये बातें। तो वापस से आते हैं बेटा कि इसको मैंने एंगल NOP इज इक्वल टू एंगल M प्लस एंगल N, NOP की वैल्यू 130 डिग्री एंड आपका एंगल M है 50 डिग्री। तो अब एंगल N की वैल्यू निकालनी है, तो RHS से LHS में जब हम 50 को लेकर के आएंगे तो वो हो जाएगा बेटा माइनस इक्वल्स टू एंगल N, और अब आपके एंगल N की वैल्यू आ जाएगी
130 माइनस 50 80 डिग्री। तो हमें ये एंगल जो हमें फाइंड आउट करना था ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। क्लियर है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपनी बुक्स खोलोगे तो आपको उसमें भी इसके क्वेश्चन नजर आएंगे, तो कीप प्रैक्टिसिंग और सेम डे प्रैक्टिस करने की आदत डालो। आज कोई नया टॉपिक सीख रहे हो, एटलीस्ट उस पे 4 to 5 क्वेश्चन सेम डे प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। बढ़ते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम या प्रॉपर्टी कह लो बेटा निकलती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। और ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होती है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल पे। हर स्टैंडर्ड में, मैं कह रहा हूँ 11 12 जब तक मैथ्स पढ़ोगे किसी ना किसी कंसेप्ट में चैप्टर में बेटा इस प्रॉपर्टी का यूज तो होना ही होना है। मेंसुरेशन हो आपका, आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो, आपके अदर चैप्टर्स या ट्राइंगल्स के चैप्टर्स हो, एरिया रिलेटेड हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालना हो, तो न जाने कितने फील्ड में कितने कंसेप्ट्स में ये आपकी थ्योरम यूज होगी ही होगी। ठीक है, समझते हैं इसको बेटा। हर ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं बेटा। एंगल बी पे मैंने बनाया बेटा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे 2 साइड्स का यूज कर रहा है वो, एक तो ये साइड BC, इसको हम बोल देंगे बेटा बेस। ठीक है, और एक साइड हो गई हमारी AB। ठीक है, इसको हम बोल देंगे बेटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और ध्यान देना बेटा परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं, इसको ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। आप बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो बेटा, पर्यायवाची शब्द हिंदी में आपने पढ़े होंगे, इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, हाइट, ऑल्टीट्यूड तीनों वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है। हाइट हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि फिर फॉर्मूले में जब हम इसको शॉर्ट में सीख जाते हैं तो b² + p² इज इक्वल टू h² लिखना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर भी अगर मैं परपेंडिकुलर की जगह h लिख दूं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर। पर हाइट, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर तीनों का मतलब सेम होता है बेटा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो होती है बेटा उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इस थ्योरम का क्या यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम का, कि आपको ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स दे दी जाएंगी। ठीक है, कोई भी 2 साइड्स दे दी जाएंगी। से मैंने कहा ये 3 सेंटीमीटर है एंड मैंने कहा AB 4 सेंटीमीटर है, और आपको कहेंगे कि फाइंड द लेंथ ऑफ AC, AC की लेंथ बताओ कितनी है। तो इस थ्योरम की मदद से हम AC की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, अब बेस है हमारा 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूंगा 4 का स्क्वायर, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो आप बच्चे लोगों को मैंने अपने बेसिक ऑफ मैथ्स में ये भी कहा था बेटा स्क्वायर नंबर्स याद करो, उनका जगह जगह पर यूज हो रहा है। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर बेटा 9, प्लस में 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। आप बच्चा लोग ये भी गलती करते हो, 4 का स्क्वायर 4 2 जा 8 लिख देते हो, 3 का स्क्वायर 3 2 जा 6 लिख देते हो। 3 के स्क्वायर का मतलब 3 × 3, और जिनको स्क्वायर नंबर याद होंगे वो तो फटाफट आंसर लिख देगा। तो इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 9 + 16 बेटा 25 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब आपको सोचना है कि 25 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 25 हमें पता है बेटा 5 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आप दोनों तरफ से ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करोगे तो आपका फाइनली हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी लिखवाई थी अपनी बेसिक ऑफ मैथ्स की में, कि 3 4 5 6 8 10 10 24 25 ये सारी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, बहुत यूज होने वाली है, आपका टाइम सेव करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो वो हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकली हैं बेटा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो उनको अगर लर्न कर लोगे तो और भी अच्छी बात है कि क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि अगर हमें 2 साइड्स गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल में एंड थर्ड साइड निकालनी है, तो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होंगी तो आप 2 नंबर्स देख के थर्ड नंबर फटाफट से सोच पाओगे। 5 12 13 सबसे ज्यादा यूज होने वाला पाइथागोरस थ्योरम में ये 3 नंबर्स 5 12 एंड 13। क्या है बेटा ये 5 12 एंड 13, कि अगर मैं बेस 5 ले लूं,
परपेंडिकुलर मैं 12 ले लूं, तो अगर मुझे याद होगी ट्रिपलेट 5 12 13, तो मुझे पता है मेरी हाइपोटेन्यूज 13 आएगी। चाहे सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। जैसे मैंने एक और ट्रिपलेट अगर मैं यहां पर बोलूं 6 8 10, तो तीनों नंबर्स में जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा, एक तो ये समझ लो कि वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अगर मैं 6 8 10 ट्रिपलेट लिख रहा हूं, 3 4 5 एक ट्रिपलेट लिख रहा हूं, देन 10 24 26 एक ट्रिपलेट लिख रहा हूं, देन आपका 5 12 एंड 13 अगर एक ट्रिपलेट लिख रहा हूं, तो इनमें जो भी हमारा 10 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 26 हो गया, ये 13 हो गया, ये हमारी हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा क्या होगी बेटा, हमारी हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद करो। आई होप पाइथागोरस थ्योरम समझ आई होगी। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब इसको एक और क्वेश्चन समझते हैं। सपोज अगर मैं बेस ले लूं बेटा 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज ले लूं मैं 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मुझे बेस दे रखा है बेटा 8 का स्क्वायर, मैंने लिख लिया 8 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, तो मैंने परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज लिखा। हाइपोटेन्यूज हमने ले ली 17, तो मैंने 17 का स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब इसको सॉल्व करें तो 8 का स्क्वायर बेटा 64 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर बेटा 289। कैसे सॉल्व करें, पी स्क्वायर यही रहेगा 289 माइनस में 64, ठीक है। सबट्रैक्ट करें तो 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, 5 देन 2 एंड देन 2 पी स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि 225 किसका स्क्वायर होता है, यानी कि हमें 225 का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो जिसको स्क्वायर नंबर अच्छे से याद होंगे उसको फट से समझ आ जाएगा बेटा कि 225 15 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करोगे, देन p इज इक्वल टू 15। तो अब आपको क्या हुआ, परपेंडिकुलर मिल गया 15 सेंटीमीटर। तो दैट मींस कि अगर कोई भी दो साइड अगर हमें ट्रायंगल्स की गिवन हो, तो उससे हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है। सो बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चा आप भी सोच रहे होंगे सर को इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेटा सेटअप तो चेंज नहीं कर सकता और इस रूम का मेरा एसी खराब हो गया एंड इट विल टेक अ वीक बिकॉज मदरबोर्ड फूक गई है एंड कंपनी वाले कह रहे हैं 1 वीक लगेगा। दैट्स व्हाई मुझे इतने पसीने आ रहे हैं बच्चों, बट वीडियो तो बनानी है। चलो आते हैं बेटा वापस। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, लास्ट प्रॉपर्टी है ये बेटा। फिर कुछ छोटी छोटी हमारी ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे एंड क्लास को खत्म कर देंगे। एंड बच्चा क्योंकि आपको आदत है लास्ट तक ना वीडियो देखने की, इसलिए ये मैसेज मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूँ कि मुझे फील हुआ बेटा ये 3 वीडियोस बनाते बनाते कि कंसेप्ट तो बच्चा आप कहीं से भी समझ लोगे, आपके स्कूल के टीचर, इंस्टीट्यूट के, या फिर आपके गूगल पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये सब तो आपको पता भी होगा, इसमें से काफ़ी बातें और आपको सीख लोगे। थिंग इज कि जब आप क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन करते टाइम इन प्रॉपर्टी का माइंड में ना आना कि इनको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, आंसर्स तक कैसे लैंड अप हो, वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आप बच्चों की। तो एक और वीडियो मैं बेटा बनाने वाला हूँ ज्योमेट्री के ऊपर ही, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं पुराने कंसेप्ट्स पे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस के अंदर हमारी 2-3 कंसेप्ट्स का एक साथ यूज हो रहा है, किस क्वेश्चन में सिर्फ एक कंसेप्ट का यूज हो रहा है। तो मैं आप लोगों को थिंकिंग प्रोसेस दूंगा कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के कैसे दिमाग को अपने चलाना है और आंसर को सॉल्व करना है, तभी मैं समझूंगा कि आप लोगों को ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कि हमारे ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, हमारे ट्रायंगल की 3 साइड्स में से अगर 2 साइड्स का सम, अगर नहीं 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। जैसे इधर मैंने एक ट्रायंगल बनाया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये 3 मेजरमेंट्स लिए मैंने। तो अगर मैं चेक करूं कि 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 5,
कि दो साइड्स का सम 7 ग्रेटर है किससे, थर्ड साइड से। अब अगर मैं सिर्फ एक पे चेक नहीं करना बेटा, ये तीनों साइड से चेक करना, यानी कि तीन केसेस बनेंगे। ये केस 1 हो गया, केस 2 आप चेक करोगे कि 3 + 5 इक्वल्स टू होता है बेटा 8 विच इज ग्रेटर देन, अब थर्ड साइड कौन सी हो जाएगी, 4। 3 + 5 किया तो थर्ड साइड हो जाएगी 4, तो 8 इज ग्रेटर देन 4। अब हमें ले लेना है 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9, एंड 9 भी जो है वो हमारा ग्रेटर है 3 से। तो हम बोलेंगे कि यस वी कैन फॉर्म द ट्रायंगल विद द गिवन साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इस पे क्वेश्चन ही ये बनता है कि ये आपको 3 साइड्स गिवन है, तो बताइए क्या यहाँ पर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लग रहा है, या क्या ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है अगर ये 3 साइड्स आपको ट्रायंगल की गिवन हो। इसको और क्लैरिटी से समझने के लिए बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैं यही लिख रहा हूं। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये 3 साइड्स ले ली बेटा मैंने, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले अगर मैं 2 + 5 ये दो साइड्स ले लूं, इसका सम आ रहा है बेटा 7 एंड दिस इज ग्रेटर देन 3, थर्ड साइड से ग्रेटर है। तो बच्चे यहीं पर अपना आके ओके कर देते हैं कि यस ट्राइंगल कैन बी फॉर्म, पॉसिबल है कि हम ट्राइंगल बना सकते हैं, और ओके यस कराते हैं, ट्रू फॉल्स की सिचुएशन में आए या सब्जेक्टिव फॉर्म में आए। बट बेटा गलत हो जाएगा, मैंने कहा तीनों केसेस चेक करने हैं, तीनों केसेस चेक करने हैं। अब दूसरा केस कि बच्चे ने चेक किया 3 + 5 8 आ रहा है, ठीक है, 8 किससे ग्रेटर है बेटा, 2 से ग्रेटर है, तो यानी कि यहां पर भी अब थर्ड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5, बट 5 तो 5 के इक्वल हो गया, थर्ड साइड हमारी क्या है बेटा 5, तो 5 तो 5 के इक्वल हो गया। और डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखा है, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर, बड़ी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं अलाउड, बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड से। तो यहां पर तो 5 के इक्वल आ रहा है कि 2 + 3 = 5, तो यहां पर ये गलत हो गया। तो हम कहेंगे कि विद दीज 3 साइड्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ट्राइंगल्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करना चाहोगे, ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन भी सीखोगे, तो वहां पर भी आप देखोगे कि ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, ये तीनों साइड्स ज्वाइन ही नहीं हो पाएंगी। ठीक है बच्चों, ये क्लियर। अब ज्योमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीखते हैं जिसमें आप बच्चा लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। आओ बच्चा सबसे पहले समझते हैं मीडियन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसको समझने के लिए बेटा मैंने यहां पर आपके लिए बनाया ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। वैसे तो जनरली बेटा मीडियन का काम होता है कि आप जिस भी वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करते हैं, सपोज जैसे मैंने इस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया लाइक दिस। अच्छा, इसको समझने के लिए एक और ट्राइंगल में कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। अब पहले ये समझना, ये वाला फिगर, कि अगर मैं इस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं तो वो मीडियन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो मीडियन लाइन है हमारी ABCD, ये जो मैंने AD मीडियन ड्रॉ किया है, ये क्या काम कर रहा है कि बेटा ये ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि ABD और ADC इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे समझ लो अभी कि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, और ये AD मीडियन जिस लाइन पर फॉल हो रहा है, जिस लाइन को टच कर रहा है, यानी कि BC, वो उस BC लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कि अगर ये पूरी BC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हमारी ये BD यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर, एंड यहां से मेरी ये DC ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये D जो है हमारा एक तरीके से मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। मिड पॉइंट मींस BC के सेंटर पॉइंट, पॉइंट D। क्लियर है मीडियन का काम। मीडियन क्या होता है समझ में आया, कि किसी भी वर्टेक्स से जब हम दूसरी साइड पर मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो बच्चे यहां पर ये मैंने बनाया इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, अगेन वापस इस पे आते हैं। अब बेटा इसी ट्राइंगल में एक और छोटी सी बात समझना, अब इसी ट्राइंगल में ये AD मैंने बनाया मीडियन। अब अगर मुझे ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है,
तो मैं बिल्कुल सीधा ड्रॉ करूंगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बिल्कुल सीधा। अब समझो बेटा, अगर आपको अपनी हाइट मेजर करवानी है तो बेटा आप ऐसे तो खड़े नहीं होगे, ऐसे भी नहीं खड़े हो गए, आगे झुक के। हाइट जब मेजर करवाते हैं हम कैसे खड़े होते हैं? बिल्कुल सीधा। तो यानी हाइट मींस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइट, ऑल्टीट्यूड, तीनों वर्ड्स पर्यायवाची शब्द हैं बेटा, सिनोनिम्स, एक ही मतलब है। तो मैं तो कह रहा हूं अंदर बसा लो इस बात को, जब जब आपको परपेंडिकुलर वर्ड नजर आए मींस 90 डिग्री, बहुत काम आने वाला है। चाहे आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, चाहे आपको हाइट ड्रॉ करने को बोला है, या ऑलरेडी फिगर में ड्रॉ है, या परपेंडिकुलर वर्ड बोला है, तो इट मींस 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये मेरा यहां पर अगर मैं ई लिख दूं तो ये मेरा ए ई क्या हो गया? ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, एंड ए डी मेरा क्या हो गया? मीडियन। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं अपने इस ट्रायंगल पे कि ये ए बी सी, यहां पर मैंने कौन सा ट्रायंगल बनाया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। तो बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल में एडी जो है ये हमारा, यही हमारा मीडियन होगा, यही हमारा ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट होगा, ठीक है। क्लियर? यही हमारा मीडियन होगा और यही हमारा ऑल्टीट्यूड हाइट होगा। ये वाला ट्रायंगल जो एबीसी बनाया था ये स्केलिन था। स्केलिन ट्रायंगल में मीडियन अलग बनता है क्योंकि वो बेस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, और ऑल्टीट्यूड अलग बनता है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में यही ऑल्टीट्यूड है, यही मीडियन है। और बार बार कह रहा हूं ऑल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर तीनों सेम बात है, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। और बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर भी अगर ये दो साइड सेम है तो यहीं से हमारा जो मीडियन फॉल होगा लाइक दिस, यही हमारा मीडियन होगा और यही हमारा ऑल्टीट्यूड होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे समझना बेटा। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब आप सबको पता है। इंटरसेक्शन का मतलब आप सबको पता है कि दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट हो रही, अब वो लाइंस इस तरीके से भी इंटरसेक्ट हो सकती है, ठीक है, वो लाइंस इस तरीके से भी इंटरसेक्ट हो सकती है, ये भी हमारा इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन मतलब दो लाइंस किसी भी एक पॉइंट पर कट करें, ठीक है, दो लाइंस किसी भी एक पॉइंट पर कट करें। तो इंटरसेक्शन तो क्लियर है बच्चा, पर मुझे जो समझाना है वो क्या समझाना है बेटा? बाइसेक्टर वर्ड का मीनिंग, ठीक है। बाइसेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बाइसेक्टर बेटा, जब भी बाइसेक्टर वर्ड लिखा नजर आए इट मींस मैंने ये एक लाइन बनाई, अब इस लाइन को बाइसेक्ट करते हुए मैंने एक और लाइन बनाई, ठीक है, नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। तो अगर मैं बोल रहा हूं बेटा सी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्या बोला मैंने? सी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो इट मीन सी डी जो है वो ए बी को इस पॉइंट पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कि सी डी ने, अगर सी डी एक बाइसेक्टर लाइन है तो सी डी ने ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स कि अगर पूरी ए बी हमारी 8 सेंटीमीटर की थी तो अब हमारा यहां से एओ और ओबी दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, यानी कि एओ हमारा हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर एंड बीओ हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आई होप बाइसेक्टर वर्ड का मीनिंग क्लियर हो रहा होगा कि बाइसेक्टर लाइन किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और किसी एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ए बी सी। अब अगर मैं यहां से बी डी एक बाइसेक्टर लाइन निकाल दूं, मैं बोल रहा हूं बी डी इज अ बाइसेक्टर, ठीक है, क्या बोल रहा हूं? बी डी इज अ बाइसेक्टर। तो इट मींस व्हाट? कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कि सपोज अगर मैं लिख रहा हूं बेटा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, पूरा एंगल ए बी सी अगर मैं 100 डिग्री ले रहा हूं तो मेरा एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी क्या बोला? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि ए बी डी की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री एंड सी बी डी की वैल्यू भी हो जाएगी 50 डिग्री। तो बाइसेक्टर वर्ड का मतलब क्लियर हुआ बेटा कि दो लाइंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना
या फिर एंगल का बाइसेक्टर निकल रहा है तो एंगल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये वर्ड नजर आएगा। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। एंड इन 3 सीरीज में ऑलमोस्ट मैंने अपनी तरफ से बेटा सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ज्योमेट्री के वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब एक वीडियो और डालने वाला हूं मैं, उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं जहां पर इन सारे कंसेप्ट्स का यूज होगा, सो दैट मैं आपको एक थिंकिंग प्रोसेस दे पाऊं, आप लोग भी सोच पाओ कि किस क्वेश्चन में क्या लिखा है और उसको करते टाइम हमें इन प्रॉपर्टीज का कैसे यूज करना है। ठीक है बच्चा, ये करोगे तब जाके मुझे भी फील होगा, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि यस सर अब हमारा टॉपिक अच्छा हुआ है, और आपके एग्जाम में जब ये टॉपिक आएंगे एटलीस्ट इस बहाने मुझे याद तो करोगे यार। ठीक है, चलो क्वेश्चंस की वीडियो जल्द ही डालूंगा बेटा, स्टे ट्यून्ड, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना लोगों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करो। थैंक यू सो मच बच्चों।